नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 37 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर है भाई फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग और TREDS। TREDS होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो दिस इज पार्ट 1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सारा कुछ समझेंगे, सीखेंगे। फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग की हिस्ट्री भी जानेंगे और साथ साथ में टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग जानेंगे। ठीक, टाइप्स में जो डिटेल में चर्चा करनी वो अगले लेक्चर में भी जाएगा। यहाँ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का लेने वाले हैं। तो क्या शुरुआत करेंगे अपन इंट्रोडक्शन से। अनलाइक ट्रेडिशनल बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग इज अ टूल फॉर मैनेजिंग द इंटायर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल पोर्टफोलियो। तो बोलते हैं भाई कि देखो, ट्रेडिशनल बिल डिस्काउंटिंग जो होती थी उसके जैसा नहीं है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक टूल है जिससे जो शॉर्ट टर्म के रिसीवेबल्स पोर्टफोलियो है पूरा का पूरा वो मैनेज किया, पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं, बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है। भाई देखो, बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि मान लो किसी के पास एक बिल है 1,00,000 रुपए का, इसकी पेमेंट मतलब उधारी पर सौदा बेचा गया है, उधारी पर 1,00,000 रुपए का सामान बेचा गया, आपने फ्रिज बेची 1,00,000 रुपए की उधारी पर। अब ये 1,00,000 रुपए आपके पास में अगले 90 दिन बाद आने वाले हैं, 90 डेज के बाद आने वाले हैं। अब 90 दिन तक क्या किया जाए, फ्रिज तो बिक गए हैं, नए फ्रिज बनाने का पैसा नहीं है, तो यही बिल ले जा करके आप बैंक को देते हैं। बैंक बिल ले लेता है और बदले में आपको 90,000 रुपए दे देता है। बिल डिस्काउंटिंग हो गई, 10% का डिस्काउंट लगाया। अब 10% आपके चले गए लेकिन 90,000 आपको तुरंत कैश मिला, उससे आपने नए फ्रिज बनाने शुरू किए। बैंक को फायदा हुआ, बैंक ने 10% काट लिया, यानी कि बैंक 90 दिन तक इंतजार करेगा और जो बायर है जिसने खरीदा है उससे पूरे 1,00,000 रुपए ले लेगा। बैंक ने 90,000 दिए और 1,00,000 पाया, बैंक ने भी कमाया। आपको फायदा ये हुआ कि 1,00,000 रुपए पूरे 90 दिन बाद मिलते, तब तक आप बैठे रहते। उससे बेहतर है कि 90,000 से ही शुरुआत करके आपने फिर से फ्रिज बनाना शुरू कर दिया। ये ट्रेडिशनल बिल डिस्काउंटिंग थी। अब एक बिल हुआ, काम खत्म हुआ, आगे हमें नहीं मतलब है, अगला बिल बाद में देखेंगे ऐसे करके। लेकिन फैक्टरिंग ऐसी नहीं होती है। फैक्टरिंग एक टूल है जहां पर बिल जो भी रिसीवेबल्स हैं, जो भी पैसा मिलने वाला है, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा पूरा पोर्टफोलियो है, यानी कि पूरे साल में जितने भी जो है फैक्टरिंग के सर्विसेज होंगी वो सारा का सारा एक ही बंदा यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर हम ये करें। फॉरफिटिंग भी इसी जगह पर है। फॉरफिटिंग, ये हमने बात की थोड़ी सी फैक्टरिंग की, सबके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करनी, थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टरी फॉरफिटिंग इज यूजफुल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। ये किसके लिए था? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक तरीके से ना। फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म के लिए, फॉरफिटिंग मीडियम टर्म फाइनेंसिंग के लिए आता है, सिंस इट इज विदाउट रिकोर्स टू द सेलर और एक्सपोर्टर। फैक्टरिंग मीडियम टर्म का फाइनेंसिंग के काम आता है और ये विदाउट रिकोर्स होता है सेलर या एक्सपोर्टर के लिए। विदाउट रिकोर्स मतलब बिना जिम्मेदारी के, बिना लाइबिलिटी के, किसकी? सेलर की या एक्सपोर्टर की। ठीक है, तो आगे हमें विदाउट रिकोर्स की डिटेल में चर्चा करनी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाता हूँ, हम एक्सप्लोर वहीं पर करें। कीपिंग इन द माइंड द डिफिकल्टी दैट MSME सप्लायर्स हैव एक्सपीरियंस इन ऑब्टेनिंग पेमेंट फॉर देयर बिल्स drawn on large corporates, RBI introduced the concept of trades, TREDS। मतलब MSME जो सप्लायर होते थे उनका क्या होता था कि जैसे किसी ने टायर बनाया MSME सप्लायर ने, और वो टायर सप्लाई कर दिया। अब वहां से पैसे 90 दिन बाद, 180 दिन बाद आ रहे थे, तो उस दौरान को पैसे की MSME को कमी महसूस होती थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम लाया गया RBI के द्वारा, जो है TREDS, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी थोड़ी बातें की, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। सो हियर ये फैक्टरिंग शुरू हुई, बी में हम आपका फॉरफिटिंग पूरा सीखेंगे और सी में हम ट्रेड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो हम चले फैक्टरिंग पर। उससे पहले अपनी तरफ से एक एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि भाई फैक्टरिंग होती क्या है। एक बार ढंग से फैक्टरिंग हमने समझ ली, फिर थ्योरी बहुत आसान होती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, बुक में नहीं दिया हुआ, हम अपनी तरफ ऐड कर रहे हैं। पर स्टार का यही मतलब होता है, राइट। So, to make it easy to follow, let's look at three parties:
इन्वॉल्व, मतलब फैक्टरिंग में 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। पहला सेलर होता है, दूसरा बायर होता है और तीसरा फैक्टर होता है। ओके, सेलर सेलर जो बिल को बेचे, मतलब जो है जो सामान बेच रहा है, बायर जो सामान खरीद रहा है, फैक्टर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह होता है। सेलर मतलब जिसने सामान बेचा, मान लेते हैं इसने कार बेची है, बायर जिसने कार खरीदी है, और फैक्टर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह हो जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि भाई कि बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्ट लीगल एंड फाइनेंशियल वर्क फ्लो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट मस्ट हैपन इन द एग्जैक्ट ऑर्डर। मतलब ये बोलते हैं कि जो हम आगे सीक्वेंस दे रहे हैं इसी सीक्वेंस में ही चीजें होती हैं, क्योंकि ये एज पर आरबीआई गाइडलाइन है, रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहली जरूरत होती है द सेल एंड इनवाइसिंग, मतलब अब कैसे फैक्टरिंग शुरू हो रही है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेचा जाता है सामान को। द सेलर डिलीवर्स गुड्स आर सर्विसेज टू द बायर। आपने जैसा हमने एग्जांपल में लिया, मान लेते हैं फ्रिज ही, तो सेलर क्या करेगा, फ्रिज बेच देगा किसको, बायर को। तो सेलर डिलीवर करता है गुड्स या सर्विसेज बायर को। द सेलर जनरेट्स एंड कमर्शियल इनवाइस फॉर द ट्रांजेक्शन। अब फ्रिज बेचा है तो बदले में एक इनवाइस जनरेट करेगा वो, जिसमें वो ग्रांट करता है बायर को स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म टू पे, मतलब चलो ठीक है 60 दिन के लिए क्रेडिट पर दे दिया है, क्रेडिट टर्म 60 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, ऐसा वो विकल्प देता है कि चलो ठीक है। आप ही गए अपने दोस्त की दुकान पर मोबाइल खरीदना और बोला यार जो है अभी 2000 पकड़ो या कुछ मत पकड़ो, मैं 30 दिन में तुमको पैसे देता हूँ। तो वही काम यहाँ पर हुआ। तो सेलर ने सामान बेचा और एक इनवाइस जनरेट हो गई और उसे उधार मिल गया, क्रेडिट मिल गया। अब आता है असाइनमेंट ऑफ द इनवाइस। जो इनवाइस जनरेट हुई है सारा खेल उसी पर होना है। अब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 60 डेज, यहाँ पर बोला था ना 60 दिन के बाद पैसे मिलने, 60 दिन वेट करने की बजाय सेलर सबमिट अ कॉपी ऑफ इनवाइस टू द फैक्टर। 60 डेज वेट करने से, वही मैंने बताया ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, मतलब सेलर जो है उसको पैसे की जरूरत है क्योंकि उसने फ्रिज बेचा है। अब वो चाहता है कि एक नया फ्रिज मैं ले आकर के रखूं, तो नया फ्रिज लाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, फैक्टर के पास जाता है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग 60 डेज, सेलर जो है जो इनवाइस उसकी कॉपी फैक्टर को सबमिट कर देता है। ठीक है, बाई डूइंग दिस द सेलर लीगली असाइंस, यानी ट्रांसफर्स द ओनरशिप। तो ऐसा करने से जो सेलर है वो लीगली असाइन करता है। ध्यान रखना असाइन शब्द जब भी अब यूज होगा तो उसका मतलब होता है कि ओनरशिप दे देना, यानी इनवाइस की ओनरशिप दे दी गई। इसकी सेलर लीगली असाइंस द इनवाइस टू द फैक्टर, यानी अब जो है इनवाइस का मालिक सेलर नहीं रह गया, कौन हो गया, वो फैक्टर हो गया जिससे फैक्टरिंग करनी है। फैक्टर वो संस्था है, बैंक है जो फैक्टरिंग करेगा, तो उसकी ओनरशिप अब फैक्टर के पास आ गई है। द फैक्टर नोटिफाइज द बायर दैट द डेट इज नाउ ओन टू देम नॉट द सेलर। अब फैक्टर यहाँ पर बायर को नोटिफाई कर देगा, चिट्ठी निकाल देगा, फोन कर देगा भाई कि ऐसा है कि अब इनवाइस मेरे पास है, अब तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो मेरे प्रति है, सेलर के प्रति नहीं है। ठीक है, ऐसी जानकारी उसके पास चली गई। तो 2 स्टेप हो गए हमारा। पहला, भाई सामान बेचा गया, उसकी इनवाइस बनाई गई, फिर वो इनवाइस सेलर से उठ करके फैक्टर को असाइन कर दी गई, फैक्टर को दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है द इनिशियल एडवांस, शुरुआती एडवांस दिया गया। फैक्टर इमीडिएटली डिपॉजिट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द इनवाइस वैल्यू, टिपिकली 80% to 90%, डायरेक्टली इनटू द सेलर्स बैंक अकाउंट। अब फैक्टर क्या करेगा, भाई इनवाइस उसके हाथ में आ गई है, इनवाइस की ओनरशिप उसके पास आ गई है, तो 80 से 90% पैसा जो है, जो भी मान लो 1 लाख की इनवाइस है तो 90,000 रुपए 80,000 रुपए उस सेलर को दे देता है, उसके खाते में डाल देता है। सेलर का फायदा यहाँ पर हुआ, सेलर नाउ हैज इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू रनिंग देयर बिजनेस। अब सेलर को वेट नहीं करना है कि पैसा आएगा, जब ये 90 दिन बाद 60 दिन बाद पैसा आएगा तब मैं अपना काम करूंगा, ऐसा नहीं है। नाउ ही हैज 90,000 रुपए हैं, वो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। फिर है लेजर मैनेजमेंट। लेजर मैनेजमेंट मतलब द फैक्टर टेक्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी लिफ्टिंग, मतलब क्योंकि यहाँ फैक्टरिंग इन्वॉल्व है, फैक्टर इन्वॉल्व है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सारे के सारे इसी के जिम्मे होंगे। तो सेलर क्या करता है, सिंपली सामान बेचा, इनवाइस बनी, फैक्टर को दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म, सारी की सारी जिम्मेदारी फैक्टर के कंधों पर आती है। तो वही बोल रहे हैं फैक्टर टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी लिफ्टिंग
दे मैनेज द सेल्स लेजर, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी तो कुछ सेल्स लेजर मैनेज करें, सेंट अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट का स्टेटमेंट भेजें, एंड हैंडल ऑल द कलेक्शन एक्टिविटी, यानी कि पैसा वापस लेने की भी एक्टिविटी, कलेक्शन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है, अलॉन्ग विद द फॉलो अप विद द बायर, बायर के साथ फॉलो अप करना, अगर पैसा 60 दिन में नहीं आता तो फॉलो अप वगैरह करने की जिम्मेदारी, सारा कुछ लेजर मैनेजमेंट इसको बोला गया भाई तुम ये सारी चीजें अब कौन टेक केयर करेगा, फैक्टर टेक केयर करेगा। बायर मेक्स द पेमेंट, अब 60 दिन बीत जाते हैं, द 60 डे क्रेडिट पीरियड एक्सपायर, 60 दिन बीत जाते हैं, बायर पेज द फुल 100% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट डायरेक्टली टू द फैक्टर्स डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, ठीक है, 60 डेज बीते, अब बायर को पता है कि भाई जो है मुझे पेमेंट किसको करनी है, फैक्टर को करनी है, क्योंकि इनवॉइस उसके पास है, सेलर के पास नहीं है, ठीक है, तो 100% उसने पेमेंट कर दी। तो ये हो गया 5वां स्टेप हमारा। फिर 6वां स्टेप है फाइनल सेटलमेंट का, लेकिन 5वें स्टेप पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ एक केस और हो सकता है, 100% पेमेंट कर दी तो बात ही खत्म हो गई, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन सोचो 0 पेमेंट करे, दे ही ना पैसा, मना कर दे, मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो यहाँ 2 बातें होंगी। अगर ऐसा हुआ कि उसने मना कर दिया या वो नहीं दे रहा है, तो 2 बातें होंगी, और दोनों बातें निर्भर करेंगी कि हमारी फैक्टरिंग किस टाइप की है। तो फैक्टरिंग 2 तरीके की होती है, एक विथ रिकोर्स और एक विदाउट रिकोर्स, 2 तरीके की फैक्टरिंग, एक विथ रिकोर्स फैक्टरिंग और एक विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। अब अगर हमने शुरू में ही एग्रीमेंट करते समय विथ रिकोर्स फैक्टरिंग करी है, विथ रिकोर्स फैक्टरिंग करी है अगर शुरू में ही, तो भाई थोड़ा-सा समझिए, बाकी हम विथ रिकॉर्ड, विदाउट रिकॉर्ड समझेंगे, लेकिन थोड़ा-सा समझ लेना आवश्यक होगा। जैसे अब यहाँ पर क्या है, हियर वाज़ सेलर, यहाँ पर जो है आपका बायर था और यहाँ पर बीच में फैक्टर था, ठीक है? सेलर ने अपनी इनवॉइस फैक्टर को दी थी, बदले में फैक्टर ने पैसे सेलर को दे दिए, और अब जो है बायर से पेमेंट फैक्टर के पास आनी चाहिए थी। पेमेंट नहीं आई फैक्टर के पास में, और हमने जो मतलब जो है फैक्टरिंग करवा रखी है विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स मतलब मेरी ज़िम्मेदारी है, यानी फैक्टर अपना पैसा सेलर से माँगेगा, बोलेगा भाई तुम दो, बायर तो मना कर रहा है, मुझे बायर से लेना-देना नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, सेलर की ज़िम्मेदारी, तो ये विथ रिकोर्स है, ठीक है? और अगर मान लो विदाउट रिकोर्स हुई है फैक्टरिंग, विदाउट रिकोर्स है, तो ये जो है सेलर के पास नहीं जा सकता, इसी को ही बियर करना पड़ेगा, फैक्टर की ही जिम्मेदारी होगी। विदाउट रिकोर्स में सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, विदाउट रिकोर्स यानी बिना मेरी जिम्मेदारी के, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। बायर तुमको पैसा नहीं देता तो तुम जानो, मैं नहीं जानता, मैं पिक्चर से बाहर हूँ, दैट्स विदाउट रिकोर्स, ठीक है? तो 2 सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है अगर वो पैसा ना दे। नाउ द फाइनल सेटलमेंट, द फैक्टर रिसीव्स द मनी एंड कैलकुलेट देयर फी, द डिस्काउंट रेट और फैक्टरिंग फीस। मतलब कहने का भाई क्या हुआ, फैक्टर ने क्या किया था, 90,000 रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए की इनवाइस थी, बराबर है? 90,000 रुपए दिए थे, 1 लाख की इनवाइस थी, तो 90,000 रुपए उसको दे रखे थे। अब उसके पास में 1 लाख रुपए आए हैं, क्योंकि 100% पेमेंट हुई है, 100% पेमेंट हुई है, तो 1 लाख रुपए उसके पास आए हैं। तो वो क्या करेगा, अपना फीस काट लेगा, फीस जिसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जिसे हम फैक्टरिंग फीस भी कहते हैं, वो काट लेगा। दे सब्ट्रैक्ट दिस फी, ये फीस काटते हैं, अलॉन्ग विद द इनिशियल 80% एडवांस मान लेते हैं, दे हैव ऑलरेडी पेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट, ठीक है? मतलब कहने का कि मान लो जैसे हमने ये 90% मान लो, तो भाई 90,000 रुपए तो तुमने दे ही रखे थे, 1 लाख आया तो 90,000 तो दे ही रखा था, बचा 10,000 रुपए देने को, 10,000 देना चाहिए, लेकिन हमारी फीस मान लो 5,000 रुपए हो गई या 3,000 रुपए हो गई, तो अब मैं सिर्फ जो है 7,000 रुपए पे करूंगा। किसको? कौन किसको पे करेगा? फैक्टर 7,000 रुपए पे करेगा सेलर को। क्यों? क्योंकि भाई हमने फंसा के रखा था ना उसका पैसा, तो 7,000 पे, यही फाइनल सेटलमेंट है। ओके, द रिमेनिंग बैलेंस, जो भी ये 7,000 रुपए बचते हैं, जिसे रिजर्व कहा गया है, इज देन ट्रांसफर टू द सेलर ऑफिशियली क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन, और इसी के साथ ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाती है सेलर को पैसा मिलने के बाद में, ठीक है? तो ये है सर, एक बार मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा फैक्टरिंग कैसे काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। कहाँ ज़रूरत पड़ती है, वही जैसा कि भाई देखो, मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्होंने 1,000 कार जो है किसी बड़े डीलर को दे दी। अब 1,000 कार का पैसा 90 दिन बाद अगर आना है, सोच कर देखिए, तो पैसा बहुत कम पड़ जाएगा। तो ये इतना दिन नहीं वेट करते हैं, तुरंत ही ये
पैसा मतलब ये बिल ले जाते हैं 1000 कार का और बदले में 90% पैसा तुरंत ही ले लेते हैं। 90% पैसा ले लेते हैं, कुछ सर्टेन फीस देने की वजह जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, भई हमारे पास पैसे नहीं, हमें 15 लाख का लोन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं 15 लाख का लोन ले लेते हैं, बदले में मान लो महीने का 1% अगर ब्याज लग रहा है तो हम 15,000 रुपए महीने भरते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है भाई कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कुछ कमीशन देंगे या फीस देंगे जिसे हम फैक्टर फीस कहेंगे, वो हम दे करके अपना काम चला लेते हैं। अब आते हैं जो बुक की लैंग्वेज है वहाँ पे, व्हाट इज़ फैक्टरिंग? फैक्टरिंग क्या होती है? ये बुक की लैंग्वेज हमने एग्जांपल समझ लिया है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फैक्टरिंग इज़ एन अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिंग अ कंपनीज़ बिज़नेस against invoices raised on its buyer and in which the factor is responsible for credit control, sales ledger management, administration and collection activity। तो फैक्टरिंग एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पर कंपनी फाइनेंस लेती है किसके अगेंस्ट में, जो भी इनवाइस उसने रेज करी है उसके अगेंस्ट में फाइनेंस लेती है। इनवाइस किस लिए रेज की है? क्योंकि उसने कुछ चीज बायर को उधारी पर क्रेडिट पर दे रखा है, उसके अगेंस्ट में इनवाइस दे रखी है। इसमें फैक्टर की जिम्मेदारी होती है क्रेडिट का कंट्रोल करना, सेल्स लेजर का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कलेक्शन यानी पैसा वापस लेने की एक्टिविटी, ये सारी जिम्मेदारी फैक्टर के कंधों पर होती है। तो कुछ नया मुझे नहीं लगता कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर सारी बातें हम कर ही चुके हैं। इन फुल सर्विस फैक्टरिंग, जिसे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, फुल सर्विस फैक्टरिंग या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, द फैक्टर बियर द लॉसेस इफ बायर फेल टू पे। तो फुल सर्विस फैक्टरिंग कहिए चाहे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कहिए, इसमें फैक्टर को लॉस सहना पड़ेगा। अगर बायर पैसा नहीं देता है तो कौन देगा? नॉन रिकोर्स में सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती है, बायर ने देने से मना कर दिया तो फैक्टर की ही जिम्मेदारी रहेगी। ठीक, द बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। तो हमारे देश में फैक्टरिंग का जो बिजनेस है वो कौन से एक्ट से मैनेज होता है? फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। इसका सेक्शन 2J जो है डेफिनेशन देता है, सेक्शन 2J फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट का डेफिनेशन देता है फैक्टरिंग की, और उनके हिसाब से फैक्टरिंग का मतलब होता है ये है, एज पर सेक्शन 2J फैक्टरिंग बिजनेस मीन्स द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब अनपेड इनवाइसेस, ऑफ असाइनर यानी सेलर की, बाई एक्सेप्टिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ सच रिसीवेबल्स आर फाइनेंसिंग whether by way of making loan or advances or otherwise against the security interest over any receivables but does not include। इसमें दो चीजें नहीं इंक्लूड होती। क्या कह रहे हैं? देखो कितनी कठिन जो है डेफिनेशन है, बातें वही बता रहे हैं। फैक्टरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि ये बिजनेस है किस चीज का? रिसीवेबल्स का एक्विजिशन करना। रिसीवेबल्स मतलब जो कुछ भी पैसा रिसीव होना, अनपेड जो इनवाइस हैं उनको एक्वायर करना, इस चीज का बिजनेस होता है। और ऑफ असाइनर मतलब अनपेड ये आपके रिसीवेबल्स किसके हैं? असाइनर यानी सेलर के। कैसे हम ये जो है एक्विजिशन कैसे करते हैं? बाई एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है हमारे ऊपर, ट्रांसफर कर दिया था ओनरशिप का सच रिसीवेबल्स का, इस तरीके के रिसीवेबल्स का या फाइनेंसिंग का, चाहे उसमें हम लोन दें या एडवांसेस करें या किसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के थ्रू पेमेंट करी जाए। लेकिन इसमें जो है इन्होंने बोला कि फैक्टरिंग में ये चीज दो चीजें नहीं आती हैं। पहला, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ रिसीवेबल्स। तो बोलते हैं कि अगर मान लो कोई बैंक मतलब बिजनेसमैन आता है और वो बोलता है कि हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, इनवाइस है और उसको मैं सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास रखना चाहता हूँ, मतलब इनवाइस को हमने बंधक रख दिया और उसके अगेंस्ट में अगर लोन ले लिया तो ये फैक्टरिंग नहीं है, दिस इज नॉट फैक्टरिंग। ठीक है, क्योंकि फैक्टरिंग में पूरी सर्विसेज देनी होती हैं, फुल सर्विसेज। फुल सर्विस मतलब कि भाई आपको, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके का लोन ले लिया आपने, व्हाट इज दिस? दिस इज लोन, ये तो लोन है। आप एक बिल लेकर आए, उस बिल को बंधक रखा और बदले में पैसा लेकर गए, तो लोन है। ये फैक्टरिंग थोड़ी है। फैक्टरिंग में क्या होता है, पैसा आपको इसको बिजनेसमैन को मिल जाता, लेकिन जब वो पेमेंट होती तो पेमेंट किसको होती? फैक्टर को होती। समझ रहे हो बात को? वो सब चीजें यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ तो सिंपल सा है, जैसे तुम्हारे पास सोना है, ले गए सोना,
गिरवी रखा और बदले में लोन ले लिया, बिल्कुल उस तरीके का, दिस इज नॉट फैक्टरिंग। इनका कहने का मतलब ये है। इसके अलावा एनी एक्टिविटी एज कमीशन एजेंट आर अदरवाइज फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गुड्स ऑफ एनी काइंड, ठीक है। मतलब ये बोलते हैं कि अगर बैंक कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता है जिसमें वो कमीशन पाता है, कमीशन एजेंट के तौर पर कोई भी काम करता है, तो वो भी एकदम अलग चीज है, वो भी फैक्टरिंग के बिजनेस में नहीं आती। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका सेल्स करवाना है और उसमें हमें कमीशन मिलेगा, तो ये फैक्टरिंग में नहीं आता, उसके लिए अलग गाइडलाइन और प्रोविजंस बने हुए हैं। तो ये इन्होंने बताया भाई कि ये दो चीजें जो है इसमें नहीं आती हैं। फैक्टरिंग इज अ सर्विस दैट इज कंसर्न विद द फाइनेंसिंग एंड कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फाइनेंसिंग जो है एक सर्विस है जो कंसर्न है किसकी, फाइनेंसिंग एंड कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड हुआ हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हुआ हो, यानी इंटरनेशनल स्तर पर है, डोमेस्टिक स्तर पर है, जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स यानी वही इनवाइस जो पैसा मिलना है उसकी फाइनेंसिंग होती है, इसमें कलेक्शन होता है, पैसे दिए जाते हैं और पैसे वापस वसूले जाते हैं। इट इज कंटिन्यूअस अरेंजमेंट इन व्हिच रिसीवेबल्स क्रिएटेड आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू एन एजेंसी नोन एज फैक्टर, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फैक्टर। इन्होंने बोला कि एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है, हमने बोला नहीं था कि ये पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं कि एक इनवाइस आई और उसके अगेंस्ट में हमने फैक्टरिंग करवाई, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जितने भी आपके सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जितने भी आपकी इनवाइसेस बनेगी, रिसीवेबल्स जिन्हें कहा गया है, उन सबको एक एजेंसी को बेच दिया जाता है, उस एजेंसी को फैक्टर कहते हैं, और ये पूरा अरेंजमेंट जो है फैक्टरिंग कहलाता है। समझ गए? तो अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, वो 100 बिल अगर साल भर में 100 बिल इनवाइस ऐसे जनरेट करती है जो 60 दिन अब 90 दिन बाद मिलने वाले, तो वो सारे के सारे 100 बिल जो है फैक्टर के पास चले जाते हैं। कंटिन्यूअस प्रक्रिया ये चलती रहती है। द फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मेंटेनिंग द सेल्स आर रिसीवेबल्स लेजर्स, सबमिटिंग सेल्स अकाउंट, कलेक्शन ऑफ डेट एटसेट्रा। तो फैक्टरिंग भाई एक अरेंजमेंट है जहां पर रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट होता है, यानी फैक्टर क्या क्या करता है, सेल्स और रिसीवेबल्स का लेजर मेंटेन करता है, सेल्स अकाउंट सबमिट करता है, कलेक्शन ऑफ डेट वगैरह, ये सारी चीजें यानी कोई वसूली वगैरह, ये सारे काम उसकी जिम्मेदारी पर होते हैं। अब है दिस कैन बी विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। मतलब फैक्टरिंग दो तरीके की होती है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, बट इन इंडिया विदाउट रिकोर्स इज नॉट परमिटेड। लेकिन भाई हमारे देश में विदाउट रिकोर्स नहीं परमिटेड होता, यानी विथ रिकोर्स ही होता है। ठीक है, अब ये दो बातें समझते हैं, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। इन अ विथ रिकोर्स एग्रीमेंट सेलर रिटेन्स द अल्टीमेट रिस्क ऑफ बायर डिफॉल्टिंग। तो अगर विथ रिकोर्स अरेंजमेंट है तो सेलर के ऊपर जो है जिम्मेदारी रहेगी, अगर बायर नहीं पैसे देता है तो कौन देगा, सेलर देगा। विथ रिकोर्स, विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब विथ रिकोर्स मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार हूं भाई, मना ही नहीं है। और विदाउट रिकोर्स एग्रीमेंट में क्या होता है, फैक्टर जिम्मेदारी ले लेता है। फैक्टर एज्यूम्स 100% ऑफ द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब वही चीज हो गई कि भाई जो है बायर अगर पैसा नहीं देगा तो फैक्टर उसे बर्दाश्त करेगा, सेलर के पास जाकर के नहीं बोल सकता कि मेरा पैसा दे दो। लेकिन जैसा कि हमने देखा इंडिया में विदाउट रिकोर्स अलाउ ही नहीं है, यानी हमारे यहाँ सेलर की जिम्मेदारी बनी रहती है, यानी हमारे यहाँ विथ रिकोर्स है, यानी सेलर की जिम्मेदारी होगी। अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक का पैसा सेलर वापस करेगा, ये स्थिति रहती है। ठीक है, अब भाई विदाउट रिकोर्स है यानी फैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी सारी आपने सौंप दी, तो द फैक्टर चार्जेज अ हायर फीस फॉर दिस सर्विस बिकॉज दे आर टेकिंग ऑन मोर रिस्क। सेलर हैज नो रिस्क, यहाँ पर सेलर को कोई रिस्क नहीं, फैक्टर सारा का सारा रिस्क बियर कर रहा है, तो ऐसे में सर वो आपके ऊपर ज्यादा फीस लगाता है। ठीक है, ये हमने एडिशनल बातें यहाँ पर ये स्टार जो लगे हैं एडिशनल बातें थोड़ी आगे भी विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स हमें फिर से पढ़ना होगा। अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट एज सून एज द इनवाइस इज सबमिटेड टू द फैक्टर विल पे से 85% ऑफ द इनवाइस टू द सेलर। मतलब फैक्टरिंग अरेंजमेंट में अब देखो मैंने आपको एग्जांपल में समझा ही दिया, वही बातें फिर बताई जा रही हैं आपको कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट में जैसे ही सबमिट की जाती है इनवाइस फैक्टर को, तुरंत ही फैक्टर 85% मतलब 85%, 90%, 80%, 82% इनवाइस की जो वैल्यू है वो सेलर को पे कर देता है उठा करके, कौन, फैक्टर। इन टर्न बदले में द फैक्टर विल कलेक्ट ड्यूज ऑन ड्यू डेट फ्रॉम द कस्टमर या बायर। बदले में जो फैक्टर है अब इनवाइस उसके पास आ गई है, असाइन हो चुकी है, तो जो ये जो कर्जा है, जो ये उधारी है, वो बायर से वसूलने की जिम्मेदारी ड्यू डेट पर किसकी होगी, ड्यू डेट पर फैक्टर की होगी। ठीक है, सेलर नहीं जाएगा।
अब फैक्टर जाएगा बायर से कहने कि 1 लाख रुपए देना था तुमको जो है 90 दिन में 60 दिन में दो मुझे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी पेड टू द सेलर ऑन रिकवरिंग फ्रॉम द बायर। मतलब बैलेंस ऑफ द पेमेंट वही जो जैसा कि भाई अब 85% इन्होंने दिया हुआ है, इसका मतलब 15% बचा हुआ है। तो बैलेंस ऑफ द पेमेंट 15% बचा हुआ है, ये बायर से पैसे रिकवर होने के बाद फीस काट करके उसको दे दिए जाते हैं। 15% पूरा नहीं दिया जाएगा क्योंकि भाई फीस भी काटनी है, फीस काट करके दे दिया जाएगा। द फैक्टर विल रिकवर फाइनेंस चार्जेज फॉर फंड प्रीपेड टू द सेलर अगेंस्ट द इनवॉइस। ये बोलते हैं कि भाई जो फैक्टर है वो क्या करेगा, रिकवर करेगा फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस के जो भी चार्जेस हैं फॉर फंड प्रीपेड टू सेलर अगेंस्ट द इनवॉइस। इनवॉइस के अगेंस्ट में जैसे 1 लाख की इनवॉइस थी, 1 लाख की इनवॉइस थी, फैक्टर ने 90,000 रुपए जो आपको दिया है, इसका वो एक तरीके से इंटरेस्ट वसूलता है, आपसे इंटरेस्ट लेगा। वही बोल रहे हैं कि फैक्टर विल रिकवर फाइनेंस चार्जेस पर फंड, जो कि आपको पहले ही एडवांस में दिए हैं उसका फाइनेंस चार्ज लेगा यानी इंटरेस्ट लेगा। दे आल्सो रिकवर सर्विस चार्ज, अब यहाँ पर फीस भी चार्ज करेगा, फीस वही वाली फैक्टरिंग फीस। दे आल्सो रिकवर सर्विस चार्ज फॉर मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का पूरा मैनेजमेंट इन्होंने देखा तो उसके लिए फैक्टरिंग की फीस भी आपसे वसूलते हैं। फैक्टर मे आर मे नॉट एक्सेप्ट द इनकम्बेंट क्रेडिट रिस्क, मतलब अब फैक्टर चाहे तो जो क्रेडिट रिस्क है उसको एक्सेप्ट करे और चाहे तो ना करे। मतलब वही बात हो गई कि फैक्टर चाहे तो विथ रिकोर्स वाले अरेंजमेंट रखे और ना चाहे तो विदाउट रिकोर्स वाले आपके साथ अरेंजमेंट रख सकते। यही बोल रहे हैं कि फैक्टर चाहे तो विथ रिकोर्स वाली कर ले, अगर विथ रिकोर्स वाली करेगा तो वो क्रेडिट रिस्क नहीं लेगा, और अगर विदाउट रिकोर्स करेगा तो क्रेडिट रिस्क ले लेगा, ठीक है। तो फैक्टरिंग इनेबल्स कंपनी टू सेल देयर आउटस्टैंडिंग बुक डेट फॉर कैश। तो फैक्टरिंग से क्या होता है, कंपनियां अपने जो भी आउटस्टैंडिंग बुक डेट हैं, जो भी कर्जे हैं, उनको बेच सकती हैं। ये बात यहाँ पर आती है। तो ये है फैक्टरिंग का पूरा इन्होंने हिसाब किताब बताया हुआ है। यहाँ पर एक कंपनी है, इसने सेल्स ऑफ गुड्स किया क्रेडिट पर उधारी दी, जिसको उधारी दी वो डेटर बन गया, डेटर यानी इसने खरीदा है। 90 दिन 60 दिन पूरे होते हैं, डेटर क्या करेगा, पेज द अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। किसको देगा, ये पैसा पूरा फैक्टर को दे देगा। फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर जो है पेमेंट एट अ डिस्काउंट, मतलब कहने का अपना हिस्सा काट करके बाकी का पैसा इनको दे देगा। असाइनमेंट कंपनी क्या करेगी, असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, फैक्टर को अपना जो इनवॉइस थी उसका असाइनमेंट यानी ओनरशिप इसको, ठीक है। पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा रखी है, वही सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। नाउ कम्स द हिस्ट्री फैक्टरिंग। एग्जाम्पल हमने समझा हुआ था, हम यहाँ से व्हाट इज फैक्टरिंग बात करेंगे। तो व्हाट इज फैक्टरिंग में हमने देखा फैक्टरिंग एक अरेंजमेंट है जहाँ पर कंपनी अपनी जो भी इनवॉइस होती है उसके अगेंस्ट में लोन ले लेती है, फाइनेंस ले लेती है, ठीक है। और फैक्टर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है क्रेडिट कंट्रोल करना, सेल्स लेजर का मैनेजमेंट करना और पैसे का कलेक्शन करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है। फुल सर्विस अगर फैक्टरिंग है, कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो फैक्टर सारा का सारा लॉस बेयर करता है अगर बायर फेल हो जाता है, यानी बायर अगर नहीं देता है पैसा तो कौन देगा, फैक्टर की जिम्मेदारी होगी। और विथ रिकोर्स अगर होती तो उस केस में सेलर को पे करना पड़ता है। हमारे देश में फैक्टरिंग किस एक्ट के तहत मैनेज होती है, तो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत होती है। उसका सेक्शन 2J फैक्टरिंग बिजनेस की डेफिनेशन देता है। तो इनके हिसाब से फैक्टरिंग बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस ऑफ रिसीवेबल्स, जो भी रिसीवेबल्स हैं उनका एक्विजिशन करना ऑफ असाइनर, किसका, सेलर का, बाय एक्सेप्टिंग असाइनमेंट ऑफ सच रिसीवेबल्स, मतलब जो इनवॉइस है उसको हम एक्वायर करते हैं, सेलर हमको देता है और उसका हमें असाइनमेंट बना देता है, फैक्टर के ऊपर असाइनमेंट कर देता है, यानी ओनरशिप उसको दे देता है और इसके अगेंस्ट में हमसे पैसे ले लेता है। लेकिन इसमें दो एक्टिविटी को जो है इन्होंने फैक्टरिंग में नहीं रखा है। दिखती तो ये फैक्टरिंग जैसी है पर ऐसा होता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मान लो कि कोई बिल है तुम्हारे पास में, रिसीवेबल्स है, उसको ले जा करके बंधक रख दो और बदले में लोन ले लो, तो वो फैक्टरिंग में नहीं आएगा। और बैंक कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें उसे कमीशन मिलता है एजेंट के तौर पर काम करने पर, तो वो भी फैक्टरिंग में नहीं आता है। फैक्टरिंग सर्विसेज कंसर्न होती हैं इसके लिए, चाहे डोमेस्टिक स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर जो भी ट्रेड होते हैं उसमें जो रिसीवेबल्स है उसकी फाइनेंसिंग और कलेक्शन को लेकर के। और ये एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है जहाँ पर जितने भी सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी रिसीवेबल्स या इनवॉइस बनती हैं वो सारी की सारी सेल करी जाती हैं, बेची जाती हैं एक एजेंसी को जिसे फैक्टर कहते हैं।
और इस प्रक्रिया को हम फैक्टरिंग कहते हैं। ये पूरा मैनेजमेंट फैक्टरिंग कहलाता है। फैक्टरिंग जो है एक अरेंजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के लिए, जो सेल्स और रिसीवेबल्स लेजर को मेंटेन करता है, सबमिट करता है सेल्स अकाउंट को, कलेक्शन ऑफ डेट वगैरह भी करता है। ये बोलते हैं कि हमारे देश में भाई एक ही तरीके की है, वैसे 2 तरीके की फैक्टरिंग होती है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। लेकिन हमारे देश में विदाउट रिकोर्स परमिटेड नहीं। विथ रिकोर्स फैक्टरिंग वो होती है जिसमें अगर बायर को पैसे देने थे, बायर ने अगर पैसे नहीं दिए तो सेलर पे करेगा। विथ रिकोर्स में कौन पे करेगा? सेलर। विदाउट रिकोर्स में अगर फैक्टर ने पैसे नहीं दिए, अगर फैक्टर ने पैसे नहीं दिए तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, सॉरी, अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी फैक्टर की। इतना सरल सा बात है। विथ रिकोर्स यानी सेलर की जिम्मेदारी है, विदाउट रिकोर्स सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, कौन कौन है यहाँ पर? बायर है, सेलर है, फैक्टर है। अगर सेलर की जिम्मेदारी है तो ये हो गया विथ रिकोर्स। अगर बोलता है सेलर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई क्या बायर की जिम्मेदारी होगी? बायर की क्या होगी? बायर ने तो मना कर दिया, मैं पैसे ही नहीं दूंगा, तभी तो ये लफड़ा खड़ा हुआ है। तो जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? ठीक। तो एक में सेलर जिम्मेदार है, एक में फैक्टर जिम्मेदार होता है। फिर है अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट, जैसे ही इनवाइस सबमिट करी जाती है फैक्टर को, फैक्टर वो बैंक है, तो फैक्टर 85% 90% इनवाइस की वैल्यू दे देता है। बदले में अब फैक्टर के पास इनवाइस की ओनरशिप यानी आ जाती है, असाइनमेंट हो जाता है ओनरशिप का, इनवाइस का, और ड्यू डेट पर जो बायर है, जो कस्टमर है, उससे पैसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी फैक्टर के कंधों पर आ जाती है। बायर एक बार पैसा पे करेगा तो जो भी बैलेंस अमाउंट है वो सेलर को पे कर देता है, किसके द्वारा? फैक्टर के द्वारा। अब फैक्टर पर यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस रिकवर करता है और सर्विस चार्जेज रिकवर करता है। फैक्टर चाहे तो क्रेडिट रिस्क को एक्सेप्ट करे और चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे मतलब विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स वाली बात हो रही है। फैक्टरिंग से क्या होता है? कंपनियां अपने आउटस्टैंडिंग बुक डेट को कैश के लिए बेच सकती हैं, ऐसा व्यवस्था हो जाती है। फिर ये हमने अरेंज देखा कि यहाँ कंपनी है, यहाँ डेटर है, यहाँ फैक्टर है। कंपनी यानी जिसने इनवाइस मतलब माल बेचा है, इनवाइस बनाई है। डेटर वो है जिसने माल खरीदा है, फ्रिज खरीदा है और पैसे देने। तो कंपनी ने इनवाइस बनाई, सेल किया, पहले गुड्स को सेल किया, पहले कंपनी ने फ्रिज बेचा, वहाँ चला गया बायर के पास में 1 लाख रुपए की इनवाइस बनी, वो इनवाइस फैक्टर को दे दी गई, इनवाइस फैक्टर को दे दी गई। अब फैक्टर क्या करेगा? इनवाइस अपने पास रखेगा और बदले में इनको डिस्काउंट पर पैसे दे देगा कंपनी। कंपनी अपना काम शुरू करेगी, फर्दर फ्रिज वगैरह बनाना शुरू करेगी और फैक्टर इंतजार करेगा 60 दिन बीतने का। जब 60 दिन बीतेगा तो वो जा करके डेटर से पैसे, ठीक है, डेटर ने एक बार पैसे दे दिए तो जो यहाँ पर इसको डिस्काउंट किया हुआ था, कुछ पैसे काट लिए थे, वो भी पैसे लौटा दिए थे वगैरह लेने के बाद में। अब आते हैं सर अगले टॉपिक पर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की इतिहास कैसा रहा है? ये बोलते हैं कि फैक्टरिंग हैज हैड अ लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन डेटिंग बैक 4000 ईयर टू डेज ऑफ किंग हम्मुरबी। मतलब बोलते हैं कि फैक्टरिंग आज से नहीं चल रही है, 4000 वर्षों पुरानी बात है ये। पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी निपट गई होंगी। किंग हम्मुराबी के समय से ये चला आ रहा है। Subsequent to that, the history of concept of factoring reaches back to ancient Rome, whose wealthy producers and merchants employed a mercantile agent or factor to manage the sale and delivery of their goods। मतलब अगर हम किंग हम्मुराबी से बाहर आते हैं तो कायदे से फैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये एंशियंट रोम, प्राचीन रोम की सभ्यता से निकल करके आता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था? रोम मतलब बढ़िया है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के जैसा ही होगा, मजेदार है। होता क्या था कि रोम में जो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे, वेल्थी प्रोड्यूसर्स और सौदागर मर्चेंट्स वगैरह होते थे, खूब सारा अनाज उनके पास पैदा होता था। उस समय में अनाज ही था सब कुछ, जैसे तो खूब सारा अनाज उनके पास पैदा होता था। लेकिन अब क्या है कि समाज में जलवा दिखाना है तो बोरी नहीं उठा सकते थे ये, बोरी नहीं उठा सकते। आज भी है कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, ऐसा है कि लोग छोटे काम नहीं करना पसंद करते। वही वहाँ पर भी स्थिति थी कि छोटे काम नहीं करते। तो भाई वेल्दी प्रोड्यूसर से मतलब 100-100 बीघे ज़मीन है या और भी ज़्यादा ज़मीन है, खूब सारा माल हुआ है, लेकिन वो खुद अपने हाथ से उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकते, बेचने नहीं ले जा सकते, ये सब चीज़ें। उसी वजह से वो क्या करते थे, एक मर्चेंटाइल एजेंट एक व्यक्ति को रखते थे इस काम के लिए, उसी व्यक्ति को ही फैक्टर कहा जाता था।
उसका काम क्या होता था? सेल करना और डिलीवरी ऑफ द गुड्स। उसी की ज़िम्मेदारी होती है कि जितना अनाज पैदा हुआ है, उसकी बिक्री करो और उसको जहाँ भी बोरियों में लाद कर ले जाना है, ले जाओ। यहीं से ही फैक्टर, फैक्टरिंग और फैक्ट्री जो नहीं फैक्ट्री चलती है, ये वही फैक्ट्रियाँ हैं। याद है जब अंग्रेज आए तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली, यहीं से चल रहा है वो कहानी। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है? तो ये एजेंट रखा रोम के अमीर लोगों ने, जिस व्यक्ति को इस काम पर लगाया उसको मर्चेंटाइल एजेंट या उसी को फैक्टर इन्होंने कहना शुरू किया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी द एक्सपोर्टर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफन एम्प्लॉयड फैक्टर्स टू इंक्रीज देयर सेल। अब क्या हुआ भाई, एंशिएंट रोम से आगे बढ़े, अब वो देशों को गुलाम बनाने वाली प्रक्रिया शुरू हुई, यूरोपियन कोलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, कॉलोनियां बनाई, जैसे अंग्रेज आए इंडिया में अपनी कॉलोनी बसाई, धीरे धीरे पूरा इंडिया ही हड़प लिया। तो दैट वाज द पीरियड। तो यूरोपियन कोलोनाइजेशन शुरू हुआ 16वीं शताब्दी के आसपास में। तो जो एक्सपोर्टर होते थे कंज्यूमर गुड्स के, उन्होंने फैक्टर्स को एम्प्लॉय किया ताकि वो अपनी सेल्स बढ़ा सकें। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है सर कि जैसे समझो यूरोप में यूरोपियन कॉलोनीज आई, जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं कि अंग्रेज आए हमारे यहाँ। अब अंग्रेजों के पास में जो भी माल वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था, उसको वो आकर के इंडिया में बेचना चाहते थे। लेकिन अब समस्या क्या थी कि भाई सोचो कि वहाँ से माल लदेगा, लद करके यहाँ आने में हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, तब तक सीज़न ही खत्म हो गया। सोचो कि वो ऊनी कपड़े लेकर आते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेबी हम ही बेचते रहे उनको, लेकिन आप ऐसा समझिए कि वो ऊनी कपड़े बेचना चाहते हैं। अब वहाँ से सामान लदा, जब तक यहाँ आए तब तक ठंडी खत्म हो गई, तो वो बेच नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो कॉलोनी होती थी, वहाँ पर फैक्टर को बोलते थे कि तुम वहीं रहो, तुम वहीं पर रहोगे और जो भी यहाँ से माल जाएगा उसको अपने पास रखो, स्टोर करो और वहाँ पर बेचो। आप समझे बात को? तो पहले यहाँ एंशिएंट रोम में मालिक के घर पर ही रह करके नौकर सारा काम करता था। यहाँ पर क्या है कि मालिक रह रहा है अमेरिका में, मालिक रहा है यूरोप में, और उसके जो चेले हैं, फैक्टर हैं, वो इंडिया में रहते थे और वहाँ पर जो है अपनी इनकी सेल बढ़ाया करते थे कि हाँ ठीक है, हम माल आपका बेचेंगे। द फर्स्ट वाइड स्प्रेड डॉक्यूमेंट यूज ऑफ फैक्टरिंग अकर्ड इन द अमेरिकन कॉलोनीज इन 18th सेंचुरी। यानी 18वीं शताब्दी में पहली बार जो है फैक्टरिंग का मतलब यूज जो है डॉक्यूमेंटेड तरीके से अमेरिकन कॉलोनी में हुआ, यानी अमेरिका ने जिसको भी गुलाम बना के रखा हुआ था उन्होंने किया हुआ है। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉटन, फर्स एंड टिम्बर वर शिफ्ट फ्रॉम कॉलोनीज। मतलब इस समय में क्या होता था, यही जो अमेरिका वाली कॉलोनी थी वहां से कॉटन हो गया, रुई कपास हो गया, ये जो बाल वगैरह होते हैं, फर और टिम्बर लकड़ियां वगैरह जिनसे पटरा बल्ली वगैरह बनता है हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है कॉलोनी से शिप हुआ करती थी। अब कॉलोनी से शिप हो जाती थी तो क्या होता था, पैसों की दिक्कत हो जाती थी। क्यों? ये सारा माल इन्होंने खरीदा और वहाँ भेज दिया, और वो जब जाएगा इंग्लैंड पहुँचेगा या फिर अमेरिका पहुँचेगा तब पैसे रिलीज़ होंगे। तो इस दौरान पैसे का बहुत ज़्यादा गैपेज खड़ा होने लगता था। मर्चेंट बैंकर्स इन लंडन एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एडवांस्ड फंड टू द कॉलोनिस्ट फॉर दीज रॉ मटेरियल्स बिफोर दे रीच द कंटिनेंट। तो यहीं पर ही मर्चेंट बैंकर सामने निकल कर के आते हैं, कहाँ के? लंदन के और अदर पार्ट ऑफ यूरोप के, जो इन कॉलोनिस्ट को, कॉलोनी के लोगों को, जो कॉलोनी में यहाँ पर रहते थे, इनको पैसे एडवांस देना शुरू कर दिया इस रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने किसी देश को गुलाम बना के रखा है, उस देश से कॉटन, फर और टिम्बर वगैरह यहाँ से बेचा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो ये जिसने भी भाई ये कॉटन, फर और टिम्बर यहाँ इंडिया में खरीदा होगा, उसने पैसे पे किए होंगे। अब वो सारा का सारा माल जहाज पर लद करके जा रहा है इंग्लैंड, मान लीजिए इंग्लैंड 2 महीने बाद जहाज पहुंचेगा, तो 2 महीने तक ये क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? तो वहीं पर मर्चेंट बैंकर इन लंदन सामने आते हैं या अदर पार्ट ऑफ यूरोप के, और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमको पैसा देंगे। कॉलोनिस्ट को, जो यहाँ कॉलोनी में लोग रहते हैं, मतलब जो हमको गुलाम बना के बैठे थे, उन लोगों को ये पैसा देते थे कि चलो ठीक है, हमसे पैसा लो, और जब तक ये तुम्हारा कंटिनेंट, यानी कि जब तुम्हारा माल इंग्लैंड या अमेरिका पहुंचेगा तब की तब है, उतने समय के लिए तुम हमसे पैसा ले लो ताकि तुम और रॉ मटेरियल खरीद सको। इस तरीके से मतलब ये कहानी चल रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, फैक्टर का काम जो था, फैक्टर क्या करते थे, सामान का शिपिंग वगैरह काम देखते थे, माल स्टोर करना, बेचना, पैसे वसूलना, ये सारी चीजें करते थे।
लेकिन धीरे धीरे ये रोल खत्म होने लगा। क्यों खत्म होने लगा? क्योंकि अब जो है शिपिंग इतना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं रहा, जहाजें हैं, रेलवे है, नेटवर्क वगैरह आया, तो धीरे धीरे इनकी जो है वैल्यू कम होने लगी। हम फैक्टर का क्या करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ें होने लगी, तो इन्होंने मतलब कहने का ये हुआ कि फैक्टर जो सामानों को स्टोर किया करते थे, उन्होंने पैसे का काम करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारा बिल लेंगे, बदले में पैसा देना शुरू करेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक? दिस इनेबल्ड द कॉलोनीज टू कंटिन्यू टू हार्वेस्ट देयर न्यू लैंड फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ वेटिंग टू बी पेड बाय देयर यूरोपियन कस्टमर्स। मतलब अब चूंकि जो लंदन के मर्चेंट थे, उन्होंने इनको एडवांस पैसे दे दिए, तो इस तरीके से वो अपनी जो जमीन थी उस पर फिर से उपजाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनको अब यूरोपियन कस्टमर जब पैसा पे करेगा उतने समय तक वेट करने की जरूरत नहीं है, पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द रोल ऑफ अमेरिकन फैक्टर चेंज सब्सटेंशियली। मतलब ये बोलते हैं 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में अमेरिकन जो फैक्टर थे उनका रोल बहुत ज्यादा तेजी से बदला। एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नो लॉन्गर मेड इट नेसेसरी फॉर एन एक्सपोर्टर टू सेंड हिज गुड्स टू समवन ऑन कंसाइनमेंट and instead goods were sold directly to the buyer by salesmen who were equipped with the books and samples। तो मैं बोला कि जैसे अब भाई 19वीं शताब्दी आ गई है, 1900 का दशक चल रहा है, तो अमेरिकन फैक्टर का जो रोल है वो बदलने लगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ा, टेलीग्राफ की सुविधा आ गई, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अब रेलवे चलने लगा है, स्टीम इंजन्स आ चुके हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से अब हमें जो भी एक्सपोर्टर था उसको अब सामान को कंसाइनमेंट के तौर पर भेजने की जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट मतलब कि हमने यहाँ से मान लो 10 टन कपास भेजा और वो जाकर के अमेरिका में एक वेयर हाउस में रखा गया, फिर वहां से बिक रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब गुड्स सीधे बेचे जा रहे थे बायर को, सीधे सीधे, क्योंकि हमने एक टेलीग्राफ भेजा, यहाँ से एक टेलीग्राम निकाला, वहां पहुंचा बायर के पास में, उसने रेट बताया, हमने माल भेज दिया, पैसे आ गए। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो गई। तो ये जो बीच का मीडिएटर वाला ये जो हमारे फैक्टर होते थे, इनका रोल ही खत्म होने लगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब भाई हमें वहां कुछ स्टोर करना ही नहीं, तो हम वहां पर अपने फैक्टर और फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखेंगे, ये बोला इन्होंने, ठीक है? तो सेल्समैन सीधे बेच रहा था बायर को, और इनके पास में बुक्स और सैंपल्स होते थे, कैटलॉग वगैरह लेकर आते थे, सैंपल लेकर आते थे कि हमारे पास ये माल अवेलेबल है और ये कुछ उसके सैंपल है, बताओ खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो एडवांसनेस की वजह से फैक्टर का जो रोल था सर, वो धीरे धीरे जो है दुविधा में पड़ने लगा, क्योंकि फैक्टर क्या करते थे, सामान को स्टोर करते थे, फिर खूब बेचते थे और फायदा कमाते थे। दिस डेवलपमेंट एसेंशियली एलिमिनेटेड एक्सपोर्टर्स नीड फॉर स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, बट दे नेवरदलेस रिमेन इन द नीड ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब इन्होंने बोला कि भाई अब एक्सपोर्टर को जरूरत ही नहीं रही, किसकी? ना उनको स्टोरेज की जरूरत है कि तुम ले जाओ लंदन का सामान इंडिया में स्टोर करो, उसकी मार्केटिंग करो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसके लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन फिर भी जो एक्सपोर्टर थे उनको पैसों की जरूरत रही। भाई फाइनेंस की जरूरत अभी भी बनी रही, फाइनेंस की जरूरत कहीं खत्म नहीं हुई है। द सोल्यूशन वाज फॉर द एक्सपोर्टर टू असाइन टू अ फैक्टर द रिसीवेबल्स फॉर फ्रॉम सेल्स मेड डायरेक्टली टू द बायर। तो यहाँ पर फैक्टर्स ने क्या समाधान निकाला कि उन्होंने कहा कि भाई एक्सपोर्टर ऐसा है कि जो भी तुम्हारे रिसीवेबल्स है, जो बिल है ना, उसको तुम हमें असाइन करो, उसकी ओनरशिप तुम हमको दो, और हम जो है डायरेक्टली बायर से जो है पैसा वसूलेंगे। ऐसा मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट लाना शुरू किया। फैक्टरिंग एज वी नो इट टुडे बिगेन एज ए फैक्टर्स रिकॉग्नाइज द नीड फॉर देयर क्लाइंट्स अंडर चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। अब जो आज हम फैक्टरिंग जिसे जानते हैं, वो फैक्टरों ने महसूस किया, जो फैक्टर्स थे उन्होंने महसूस किया कि हमें अपनी क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और तब जाकर के फैक्टरिंग का मॉडर्न टाइप की फैक्टरिंग अब इस तरीके से निकल करके आती है। द क्रिएशन ऑफ फाइनेंसिंग बाई असाइनिंग रिसीवेबल्स वाज समथिंग दैट यूरोपियंस हैड बीन डूइंग फॉर सेंचुरीज। मतलब इन्होंने बोला कि हम बोल रहे हैं ना, इधर बोला गया कि 19th सेंचुरी में जो अमेरिकन फैक्टर्स थे उनका रोल बहुत बदला, जबकि अगर देखा जाए तो यूरोपियन जो फैक्टर्स थे वो ये यूरोप में ये सारा काम बहुत पहले से ही हो रहा था। द क्रिएशन ऑफ फाइनेंसिंग बाई असाइनिंग रिसीवेबल्स वाज समथिंग दैट यूरोपियंस हैड बीन डूइंग फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों, सैकड़ों बरस हो चुके थे ये काम करने के लिए कि यूरोपियन जो है वो रिसीवेबल्स असाइन करके फाइनेंसिंग का काम किया करते थे। सच असाइनमेंट्स वर अटेस्टेड बाई कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस फ्रीक्वेंटली विदाउट द बायर बीइंग नोटिफाइड। तो ये बोलते हैं कि भाई
ये जो यूरोपियन असाइनमेंट करते थे, ये असाइनमेंट जो होते थे इसमें जो भी इनवॉइस की कॉपी होती थी उसका अटेस्ट कर दिया जाता था और ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था खरीदने बेचने का, और इसमें बायर को जानकारी भी नहीं दी जाती थी। सेलर के पास इनवॉइस और फैक्टर यही दोनों इन्वॉल्व रहते थे। दिस प्रैक्टिस बिकम पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन लंदन इन 1950। मतलब ये जो प्रैक्टिस है 1950 के दौरान लंदन में खूब फली फूली, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। द सिंप्लिसिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड इट क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर फर्म्स दैट वांटेड टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तब इन्होंने बोला कि इसमें सिंप्लिसिटी थी, तुम्हारे पास इनवॉइस है, तुमको खट से पैसा मिल गया, ऐसे कि जैसे तुम्हारे पास गोल्ड है, जाओ तुरंत ही लोन लेकर चले आओ। तो ये सिंप्लिसिटी थी इसकी ट्रांजेक्शन की, कोई ज़्यादा लफड़ा था नहीं। तो सिंप्लिसिटी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी थी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुमने लोन ले रखा है, इनवॉइस ले गए और चुपचाप पैसे ले आए। तो सिंप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड इट क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर फर्म, जो ये चाहते थे कि उनका एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग हो, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। अब आता है टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। चलो, तो हिस्ट्री हमने देखी भाई, देखो हिस्ट्री आपको समझ में आया कि जो फैक्टरिंग है वो किंग हम्मुराबी के समय से 400 साल पहले, 4000 वर्षों पहले, 4000 ईयर पहले से चली आ रही है। अगर देखा जाए कायदे से तो एंशिएंट रोम में जो है फैक्टरिंग का काम शुरू होता है, जहाँ पर जो अमीर लोग होते थे, अमीर सौदागर जो होते थे, वो एजेंट रखते थे या फैक्टर रखते थे, उसी को फैक्टर बोलते थे, जो कि जो है सेल और डिलीवरी ऑफ एयर गुड्स किया करते थे। मतलब उनके गुड्स की खरीदा मतलब बेचने का काम और उसकी डिलीवरी का काम ये लोग देखते थे। यूरोपियन कॉलोनियाँ जब बनी, यूरोपियन कॉलोनी जब बनी तो 16वीं शताब्दी में, तो उस समय जो है जो भी कस्टमर के गुड्स हुआ करते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो वहाँ पर भी फैक्टर को यूज़ किया जाता था सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। फैक्टर क्या करता था? फैक्ट्रीज़ के अंदर में वही फैक्टर लोग रहते थे, जो विदेश का माल आता था, वहाँ से वो बेचा करते थे। तो वो इसी वजह से फैक्ट्री शब्द का इजाद हुआ है, यहीं से फैक्टर से बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद में 18वीं शताब्दी में अमेरिकन कॉलोनीज़ में ही पहली बार जो है डॉक्यूमेंटेड तौर पर फैक्टरिंग का यूज़ किया गया था। इस दौरान जो है कॉटन, फर और टिम्बर वगैरह जो है कॉलोनी से विदेश भेजे जाते थे। विदेश कहाँ? यूरोप वगैरह भेजा जाता था, अमेरिका वगैरह भेजा जाता था। तो इनको पैसों की ज़रूरत होती थी, क्यों? क्योंकि जो है भई अगर इन्होंने सामान बेच दिया है, जब वो लंदन पहुँचेगा तब जाके पैसे आएँगे। तो उस दौरान जो पैसों की कमी होती थी, उसके लिए मर्चेंट बैंकर जो लंदन में थे या अदर पार्ट ऑफ यूरोप थे, वो कॉलोनी के लोगों को फंड उधार दिया करते, एडवांस पैसे दिया करते थे इस रॉ मटेरियल की वजह से। इससे पहले कि वो कॉन्टिनेंट यानी वहाँ पहुँचे, उससे पहले उनको उधार दे दिया जाता था, ताकि वो अपना काम कर सकें, है ना? दिस इनेबल्ड, इससे क्या हुआ कि जो कॉलोनी के लोग थे वो अपना काम कंटिन्यू रखते थे, लैंड पर फिर से प्रोडक्शन करना शुरू कर देते थे। उनको वेट नहीं करना पड़ता था कि यूरोपियन कस्टमर हमारा पेमेंट करे तब जाकर के हमको पैसे मिले। इस तरीके से सेकंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में अमेरिकन फैक्टर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली चेंज हो गया, क्योंकि भई अब कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन बढ़ गए, तो ऐसे में हमें बेसिकली फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि अब गुड्स सीधे जो है बायर को बेचे जाते थे, किसके द्वारा? सेल्समैन आने लगे यहाँ पर, सेल्समैन के द्वारा, और इनके पास सैंपल होते थे, इनके पास कैटलॉग यानी बुक्स वगैरह होती। अब इसकी इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर था उसको ये जो असाइनमेंट कंसाइनमेंट वाला काम था, या जो फैक्टर की सर्विसेज, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो स्टोरेज करे, मार्केटिंग करे, डिस्ट्रीब्यूशन काम करे, इन सब की ज़रूरत ही नहीं रही। किसको? एक्सपोर्टर को। लेकिन एक्सपोर्टर को अभी भी पैसों की ज़रूरत थी, फाइनेंस की ज़रूरत ज़रूर रही कि भाई पैसा चाहिए, क्योंकि अभी सामान भेज देंगे तो बाकी का सामान कब भेजेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए। इसका सॉल्यूशन था कि जो एक्सपोर्टर होते थे, वो अपनी इनवॉइसेस को फैक्टर को असाइन कर दिया करते थे, दे दिया करते थे और बदले में पैसे पा जाया करते थे। और फैक्टरिंग जिसे आज हम जिस रूप में जानते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशन के चेंज की वजह से इस रूप में आई है जैसा आज हम देख पाते हैं। आज हम क्या बोलते हैं? आज फैक्टरिंग का मतलब है कोई इनवॉइस दो, उसके बदले में पैसे में आ जाना, फाइनेंस पा जाना। उसके बाद में फाइनेंसिंग का ये जो काम है, मतलब कि जो रिसीवेबल्स हैं उसको असाइन करके फाइनेंस ले लेना, पैसा ले लेना, ये यूरोपियन जो है सदियों से करते आ रहे थे, सेंचुरी से वो करते आ रहे थे। यहाँ पर क्या होता था, जो इनवॉइस होती थी उसकी कॉपी लेकर के उसको अटेस्ट करवा दिया जाता था, ताकि एक ही इनवॉइस को 10 जगह तुम ना लगा सको, है ना? एक ही इनवॉइस लिए 10 लोगों को दिखा दिया, तो अटेस्टेशन होती थी कि हाँ भाई हमने इसके अगेंस्ट में पैसा दे रखा है। बायर को बताया भी नहीं जाता था। ये लंदन में ये प्रैक्टिस 1950 के दौरान काफ़ी पॉपुलर रही, और ये प्रक्रिया बहुत ही सरल थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। फिर आगे बात करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज, एक तो रिकोर्स फैक्टरिंग और दूसरा नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। दो तरीके के फैक्टरिंग है, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग।
रिकोर्स फैक्टरिंग को विथ रिकोर्स कहा जाता है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग को विदाउट रिकोर्स कहा जाता है। इन रिकोर्स फैक्टरिंग, इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस बाय बायर, द फैक्टर विल रिकवर द अमाउंट एडवांस्ड फ्रॉम द क्लाइंट यानी सेलर। ये बोलते हैं भाई कि रिकोर्स फैक्टरिंग में, रिकोर्स वाली फैक्टरिंग में, ये आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर विथ रिकोर्स फैक्टरिंग है, अगर इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया जाता है किसके द्वारा, बायर के द्वारा। कौन कौन लोग हैं, बायर है, सेलर है और फैक्टर है। बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया और रिकोर्स फैक्टरिंग हुई है, विथ रिकोर्स फैक्टरिंग हुई है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, सेलर की होगी। तो द फैक्टर यानी जो फैक्टर है वो पैसा किससे वसूलेगा, द फैक्टर विल रिकवर द अमाउंट एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट यानी सेलर। वो सेलर से पैसा वसूल लेगा, बोलेगा भाई विथ रिकोर्स है, बायर को देना चाहिए था, नहीं दे रहा तो तुम दो, ठीक, ये हो जाता है। इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फैक्टर प्रोवाइड बोथ फाइनेंस एंड क्रेडिट प्रोटेक्शन। मतलब नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में पैसा भी देता है और रिस्क भी उसी के कंधों पर होता है। यानी अगर मान लो नॉन रिकोर्स है, बायर है, सेलर है और फैक्टर है, अब बायर ने कर दिया मना कि भाई हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो फैक्टर खुद अपनी जिम्मेदारी पर रखेगा कि ठीक है मैं अब सेलर से मांगने नहीं जाऊंगा, सेलर से मांगने वो नहीं आता है, फैक्टर खुद ही उस चीज को बर्दाश्त करता है, वो नुकसान उसे खुद सहना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय कस्टमर, द फैक्टर विल बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट एंड कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट या सप्लायर या सेलर। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर मान लो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है और इनवॉइस का पैसा कस्टमर यानी कि वो बायर नहीं देता है, तो ये जो रिस्क हुआ है बैड लोन का, वो फैक्टर को बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो पैसे अपने वसूल नहीं सकता है किससे, सेलर से। फैक्टर्स ऑपरेट बाय बाइंग फ्रॉम द सेलर्स कंपनी देयर इनवॉइस्ड डेट। मतलब फैक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं, फैक्टर ऑपरेट करते हैं, वो खरीदते हैं क्या, सेलर की कंपनी से क्या, इनवॉइस, इनवॉइस जो भी इनवॉइस वाले कर्जे हैं उनको सेलर की कंपनी से खरीदते हैं फैक्टर, है ना। सेलर ने बेचा और इनवॉइस बनाई, उसी इनवॉइस को ये खरीदते हैं और इस तरीके से फैक्टर ऑपरेट करते हैं। These are purchased usually with credit protection by the factor who will then be responsible for all credit control, collection and sales accounting work। मतलब ये बोलते हैं कि ये जो बिल इनवॉइस परचेज की जाती हैं ये यूजुअली क्रेडिट प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं, फैक्टर क्रेडिट प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर, और उसी की ही जिम्मेदारी होती है, फैक्टर की ही जिम्मेदारी होती है कि सारे क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन का काम, अकाउंटिंग का वर्क सब कुछ ये देखे। द मैनेजमेंट ऑफ सेलर कंपनी कैन thus concentrate on production and sales and need not concern itself with the unremunerated work like control and sales accounting। मतलब ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है सेलर कंपनी का, जो सेल करने वाली कंपनी है, अब उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने प्रोडक्टिव कामों में लगे, सेल्स के काम में, प्रोडक्शन के काम में लगे, ना कि वो ये बिना फालतू के कामों में लगे कि हमको पैसे वसूलने हैं, ये सारी चीजें उसकी, या रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी उसकी नहीं रहती। ठीक है, फिर है कि भाई फैक्टरिंग दो तरीके की और हो सकती है। फैक्टरिंग कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक फैक्टरिंग एंड इंटरनेशनल फैक्टरिंग। फैक्टरिंग दो और तरीके की होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सेलर एंड बायर आर इन सेम कंट्री आर इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो फैक्टरिंग दो तरीके की और हो सकती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कब कहेंगे, जब बायर भी इंडिया का और सेलर भी इंडिया का, बोथ आर सेम कंट्री, बोथ हैव सेम कंट्री। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कब कहेंगे, जब बायर एक कंट्री का है और सेलर एक कंट्री का। ठीक है, तो फैक्टरिंग कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिपेंडिंग अपॉन वेदर सेलर एंड बायर आर इन सेम कंट्री। अगर सेम कंट्री में है तो भाई डोमेस्टिक आपकी फैक्टरिंग होगी, और अगर अलग अलग कंट्रीज के हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल फैक्टरिंग कहलाएगी। इंटरनेशनल फैक्टरिंग को क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टरिंग को क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग कहा जाता है। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे हमने विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स के बारे में पढ़ा वैसे ही डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ के लिए इतना। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की भाई कि फैक्टरिंग दो तरीके की होती है, विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, या उसी को विथ रिकोर्स को रिकोर्स फैक्टरिंग और विदाउट रिकोर्स को नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कह दिया जाता है। रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर बायर मना करता है तो सेलर से पैसे वसूले जाते हैं, बस बायर ने मना किया, सेलर की जिम्मेदारी। विथ रिकोर्स मतलब मेरी जिम्मेदारी है, लाइबल टू मी। ओके, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो अगर मान लो बायर पैसा नहीं देता है तो उस केस में सेलर की जिम्मेदारी नहीं होगी, फैक्टर को ही वो लॉस सहना
पड़ेगा और ये अमाउंट जो है सेलर से रिकवर नहीं किया जा सकता है। फैक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं भाई? ये सेलर कंपनी इनवॉइस खरीदते हैं और उसी से ऑपरेट करते हैं, ठीक है? और ये जो फैक्टर होता है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन, सेल्स अकाउंटिंग वगैरह सारा देखना, लेजर मैनेजमेंट, ये सारी ज़िम्मेदारी इसकी होती है। तो ऐसे में जो कंपनी का सेलर कंपनी का मैनेजमेंट है जिसने इनवॉइस बेची हुई है, वो अपने प्रोडक्टिव कामों पर ध्यान देती है, सेल्स पर ध्यान देती है, प्रोडक्शन पर ध्यान देती है और वो ऐसे मतलब जो है बेकार से काम कह लीजिए एक तरीके से, बेकार से कामों में ध्यान नहीं देती कि हमको सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना है, अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, पैसे वसूलने हैं, कलेक्शन करना है, ये सारी चीज़ों में फ़ोकस नहीं करती है। तो उन्होंने बोला कि फैक्टरिंग को ज्योग्राफी के आधार पर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ज़िम्मेदारी के आधार पर तो विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स हो गई और ज्योग्राफी के आधार पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होगी। डोमेस्टिक तब कहेंगे जब बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री के, बस दोनों एक ही कंट्री के हैं, दोनों अमेरिकन हैं, डोमेस्टिक हो। इंटरनेशनल कब कहेंगे? जब बायर किसी और देश का है और सेलर किसी और देश का है तो उसे इंटरनेशनल फैक्टरिंग कह देते हैं, ठीक है? जो इंटरनेशनल फैक्टरिंग है उसका दूसरा नाम क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग है क्योंकि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से, तो इसे क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग बोल देते हैं। तो बस सर यहीं पर बात हमारी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि फैक्टरिंग होती है।